देश जानना चाहता है भारत में कहां छिपे हुए हैं अल कायदा के आतंकी। देश जानना चाहता है क्या घाटी में तैयार हो रहे हैं आईएस के लड़ाके। देश जानना चाहता है क्या सेना को घाटी में आईएस की मौजूदगी का शक है। सेना ने देश को आगाह किया है कि कश्मीर में आईएस का झंडा दिखाया जाना बड़ी चिंता की बात है और सुरक्षा एजेंसियों को इस खतरे को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आईएस ने पूरी दुनिया से लड़ाके इकट्ठा कर लिए हैं, उसे देखने के बाद घाटी में आईएस की मौजूदगी को खारिज करना ठीक नहीं होगा। सेना ने सुरक्षा एजेंसियों को चेताया, चिंता की बात है घाटी में आईएस का झंडा। सेना की 15 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा ने जम्मू कश्मीर में आईएस के झंडे लहराए जाने पर चिंता जताई है। The threat of IS is something which all security agencies have to, give concern, and it has to receive their highest attention. घाटी में बार बार दिख रहा आईएस का झंडा, ये बेवकूफी नहीं, खतरा है उमर साहब। पिछले कुछ महीनों में घाटी में 3 बार आईएस के झंडे दिखाए गए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लगता है कि ये कुछ लोगों की बेवकूफी है। आईएसआईएस का कोई ग्रुप वहाँ पे दिखा नहीं। आईएसआईएस का झंडा कोई बेवकूफ़ नौजवान वहाँ दिखाने की कोशिश करें, उसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ कश्मीर में आईएसआईएस का कोई सेल कायम हुआ है। सेना की बातें गौर से सुनिए उमर साहब, ये बेवकूफी जल्द खत्म करनी होगी। The IS is capable of attracting a large number of volunteers. If you go by what is available in the open source, they say that the IS strength is approximately 10 to 15,000 volunteers drawn from different parts of the world. घाटी में आईएस ने जड़ें तो नहीं जमा ली हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा की चिंता को हल्के में लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आतंक फैलाने के लिए आईएस किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में घाटी में आईएस की मौजूदगी को खारिज करने से पहले ये पता लगाना होगा कि वो कौन लोग हैं जो बार बार घाटी में आईएस का झंडा दिखा रहे हैं। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आईएस की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। बड़े बड़े मास्टरमाइंड और देश भर में उसका एक बड़ा नेटवर्क बनाने की तैयारियां आईएस की तरफ से लगातार की जा रही हैं। इस पर हम लगातार चर्चा भी करेंगे आगे। हमारे साथ पूरा पैनल इस पर भी जुड़ा हुआ है। अफसर करीम साहब हमारे साथ फिर से होंगे, एसपी सिन्हा जी भी हमारे साथ होंगे और वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से राजेश सिरोठिया जी भी हमारे साथ इस चर्चा में होंगे। अफसर करीम साहब, घाटी में दहशतगर्द घात लगाए बैठे हैं और उमर अब्दुल्ला साहब ये मान रहे हैं कि नहीं, ये एक शैतानी भरा काम हो सकता है। क्या ये माना जाए कि ये मामला वाकई गंभीर हो चला है, क्योंकि अलर्ट जो है वो एनएसजी की तरफ से भी आ चुके हैं? देखिए, ये मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि आईएस का जो प्रोपेगेंडा है और जो उनका रिक्रूटमेंट डिजाइन है, उसमें कश्मीर एक खास हिस्सा है। और जिस तरीके से वहां आ रही हैं खबरें, उससे ये देखने की जरूरत है कि कितने लोगों को वर्गला सकते हैं और मिला सकते हैं। और अभी कश्मीर में ऑलरेडी टेररिस्ट मौजूद हैं, तो अगर ये साथ मिल जाएंगे तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें कंप्लेसेंसी नहीं हो सकती। एसपी सिन्हा साहब, लगातार जैसा कि अफसर करीम साहब भी कह रहे थे कि जो एक मॉड्यूल तैयार हो रहा है आईएसआईएस के जरिए, अब वो घाटी के जरिए कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर सेंधमारी की पूरी फिराक में है और इसकी मिसाल भी कई बार दिख चुकी है, इसकी ताकीद दिख चुकी है। मुंबई से कई लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया गया था जो आईएस में जाकर जुड़े और वहां से उनके फ़ोन भी आए थे अपने परिजनों को। तो एक बड़े स्तर पर ये सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है। कितना गंभीर है मामला और इसको किस दिशा में लेना चाहिए? अब ये मामला बहुत ही गंभीर है और मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन ये है, राय ये है कि आईएसआईएस और आईएसआई का एंगल पे भी चिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आईएसआई ने जब देखा कि हुर्रियत लीडर्स उनके जो गेम प्लान में हैं
उतना महत्वपूर्ण रोल नहीं अदा कर रहे हैं जैसा करना चाहिए, तो हो सकता है कि ISIS से इनडायरेक्टली वो पैक्ट करके, समझौता करके ये हरकत करना चाहेंगे। और ISI का हमेशा रोल रहा है कि विंटर के पहले गोले की आवाज़ में इंट्रूडर्स को भेज देते थे बॉर्डर के अंदर, और वो बाद में हिंदुस्तान में आतंक फैलाते थे। तो अभी आप यदि टाइमिंग देखिए तो ये टाइमिंग अभी विंटर के जस्ट पहले का समय है, तो ये चिंता का विषय है। जाहिर सी बात है, टाइमिंग एक बड़ा सवाल है। राजेश जी, आपके पास एक बार आऊंगा। इस टाइमिंग को देखकर भी क्या समझ में आता है कि दिवाली से ऐन पहले इस तरह का अलर्ट जो है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से आ रहा है, किस फिराक में है IS? देखिए करीम साहब जिस तरह से बात बोल रहे हैं वो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि ये जो मौका होता है सर्दियों के पहले, क्योंकि जब फिर बर्फ़बारी हो जाती है तो वहाँ चीन की सरहदों से फिर इन्फिल्ट्रेशन इतना वो हो नहीं पाता, इंट्रोड्यूस आ नहीं पाते, घुसपैठिए नहीं घुस पाते। तो ये हमेशा हर साल की ये कवायद है जो होती है ISI के द्वारा। और वो निश्चित रूप से जो ISI वाला जो एंगल है उसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती। जिस तरह से भी बीच में जो जिस तरह से उन्होंने थ्रेट दी हैं कि वो अब इंडिया की तरफ भी अपना वो बढ़ाना चाहते हैं, और निश्चित रूप से जो यहाँ पर राजनीतिक बदलाव हुए हैं जिस तरह से, तो भारत की ज़मीन उतनी मुफीद तो अब रही नहीं है उनके लिए। तो निश्चित रूप से वो अपना कुछ एक प्रभाव करके, क्योंकि यहाँ पर जो अभी भी आउटफिट थे जो काम कर रहे थे उनकी स्थिति अब उतनी बड़ा धमाके करने की या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना ध्यान खींचने के लिए नहीं है। तो वो यहाँ की भारत की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठा के फिराक में आमतौर पर इस तरह के आतंकी संगठन रहे हैं, चाहे अपने स्लीपर सेल्स को इन मौकों पे खास तौर पर एक्टिवेट किया जाता है, घुसपैठ की चीजें बढ़ती हैं, सीज फायर के उल्लंघन होते हैं, और सीज फायर के उल्लंघन की आड़ में ही घुसपैठ बड़ी तेजी से होती है। लेकिन ISIS का जो मसला है वो एक नया मसला और गंभीरता को और बढ़ाने वाला है। निश्चित रूप से ये अब आप देखिए, अब आप ये जो सीज फायर का जो उल्लंघन जिसको कह रहे हैं वो एक बहुत डेलिब्रेट तरीके से किया जा रहा है, डेलिब्रेटेडली। इससे क्या होता है कि जो फौज वहाँ सरहद पर है या BSF हमारी जो सरहद पर है उसका ध्यान डाइवर्ट करके उसको और इंट्रूडर्स को अंदर घुसेड़ते हैं। तो वो अब उसमें ISI के लोग भी हो सकते हैं, IS के भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि ISI के लिए तो निश्चित रूप से देखिए वहाँ पर जो कुछ आप वहाँ की इकोनॉमी देखें, ISI की इकोनॉमी जो है वो कोई पाकिस्तान सरकार तो उनको मदद करती नहीं है, वो तो सेल्फ रिलायंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना खुद कमाओ खाओ वाली योजना में चलता है। वो वहाँ पर जो गोल्डन ट्रायंगल बना हुआ है जो नार्कोटिक्स का, नार्को का, उन सब चीज़ों से हथियारों की अवैध खरीद फरोख्त जो होती है उसके जरिए ये जिस तरह से आतंकवादियों की घुसपैठ करा के उनका पूरा एक विंग ही है जो उनके लिए कमाऊ पूत के रूप में काम करता है। तो SP सिन्हा जी आप कुछ कह रहे थे। उनका धर्म है उनके लिए। राजेश जी आपके रास्ते नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ISIS का जो कैडर है, ऑफिसर कैडर है। सिन्हा जी आपके पास लौटते हैं। कश्मीर में IS का झंडा नजर आना महज इत्तेफाक नहीं था। आतंकी संगठन भारत पर गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इंडियन मुजाहिदीन की कमर तोड़ दी, लेकिन अब अलकायदा, इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर और IS जैसे संगठनों से हाथ मिलाकर भारत के कई शहरों में हमले की योजना बना रहा है। भारत में एक बार फिर आतंकी हमलों का खतरा मंडरा रहा है। हाल फिलहाल कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। श्रीनगर में ISIS का झंडा दिखना ऐसी ही घटना थी। इन्हीं घटनाओं और खुफिया सूचनाओं के आधार पर यह आशंका जताई जा रही है कि अलकायदा, इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर और IS के साथ मिलकर भारत के कई शहरों को दहलाने की साजिश कर रहे हैं। ये खुलासा किया है NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के DG जयंत चौधरी ने। पहले सीमा पार जो हमारे आतंकवादी ग्रुप्स है, जैसे लश्कर आप कहे, जैश आप कहे, हरकत आप कहे, इंडियन मुजाहिदीन आप कहे, उनको यदि अब ISIL या अलकायदा के साथ जोरदार यदि बॉन्ड हो गए तो खतरा और भी ज्यादा हो गया। खुफिया जानकारी के मुताबिक ये आतंकी संगठन भारत के टूरिस्ट स्पॉट्स को निशाना बना सकते हैं। इसलिए दिल्ली, मुंबई, आगरा, वाराणसी, अहमदाबाद जैसे शहरों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। जयंत चौधरी ने बताया कि तकरीबन साल भर पहले आतंकी गोवा, बेंगलुरु और अमृतसर जैसे शहरों की रेकी भी कर चुके हैं।
पहले भी अलकायदा आपको याद है एक रेकी किए थे गोवा में शायद 9-10 साल पहले, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है कि अलकायदा यहाँ पर इंटरेस्ट लिए हैं। पर अब हमें ये देखना, इसके लिए हमें ध्यान रहना पड़ेगा कि यदि कंबाइंड ग्रुप ये लोग कुछ यहाँ पर एक्शन लिए तो जैसे मैंने कहा मल्टी सिटी मल्टीपल अटैक की खतरा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इन आतंकी संगठनों की मंशा धमाकों के लिए स्थानीय युवकों की मदद लेने की है, वही तरीका जिसे इंडियन मुजाहिदीन अपनाता रहा है। इनके निशाने पर बेरोजगार युवक होते हैं जिन्हें धर्म के नाम पर बरगलाकर आतंकी कार्रवाइयों में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन NSG के DG ने यह भी कहा है कि आतंकी नेटवर्क पर खुफिया एजेंसियों की नजर है और उनके मंसूबे को कामयाब कतई नहीं होने दिया जाएगा। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो सवाल बड़ा यही है कि आखिर IM, लश्कर, इंडियन मुजाहिदीन, ये सब कुछ, ये एक बड़ी गैंग तैयार हो रही है। आखिर इस गैंग की प्लानिंग क्या है और खासतौर पर हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में। अफसर करीम साहब, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगा कि दहशतगर्दों की ये जो टेरर गैंग बन रही है, ये यारी हिंदुस्तान पर भारी पड़ सकती है। कितनी बड़ी चुनौती है ये? देखिए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के मजहबी और गट्टर लोग शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अपने देश के अंदर देखना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो मुजाहिदीन अपने को कहते हैं और इनको किस तरह से खत्म किया जा सकता है, क्योंकि ये किसी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये सिर्फ दहशतगर्द हैं और इनको खत्म करना जरूरी है। उसके बाद बाहर के लोग जब भी यहां कदम जमा सकते हैं, जब यहां इनको मदद मिले। ये अगर मदद बंद हो जाए तो उनके बाहर के वालों के कदम नहीं जमा सकते। MP सिन्हा साहब, घाटी खासतौर पर देखा जाए तो ये एक सुगम रास्ता बनता जा रहा है घुसपैठ का। यहाँ पर लगातार तमाम तरह की कोशिशें की जाती है, लेकिन सीजफायर के उल्लंघन की आड़ में ये सब कुछ होता रहा है। एक प्रॉपर रणनीति क्यों नहीं बन पा रही? चूक कहाँ हो रही है कि लगातार ये घुसपैठ बढ़ती जा रही है, अलर्ट्स मिलते हैं, अंजाम देते हैं दहशत को ये दहशतगर्द और फिर मामला सिफर हो जाता है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि बॉर्डर पे हर एक इंच को मॉनिटर करना मुमकिन नहीं है। फिर क्लाइमेट भी अपना रोल अदा करती है। जैसे विंटर में जो फेंस है वो टूट जाता है, उसको विंटर ख़त्म होने के बाद उसको रिपेयर करने में 4 से 5 महीना लगता है। इसका फ़ायदा पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उठाते हैं। आपको सबसे बड़ा प्रश्न तो पूछना चाहिए ये कि ISIS हिंदुस्तान को क्यों टारगेट कर रहा है। बड़ा प्रश्न ये है, वो कौन लोग हैं जो उनका कैडर है, उनका फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, उनके जो ट्रेंड कैडर्स है वो कहाँ से हैं। तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ISIS का जो अफसर कैडर है वो सदाम हुसैन साहब के जो डिसग्रंटल्ड ऑफिसर्स हैं वो हैं। करीब 31,500 जो टेररिस्ट हैं वो ISIS के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें से 15,000 जो हैं वो फॉरेन जिहादिस्ट हैं। इनकी जो ये रिचेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में, और ये कंप्लीट मनी, ऑयल मनी इनके पास है। जो कंप्लीट इनकी मिलिट्री हार्डवेयर और इक्विपमेंट है इन्होंने सीरिया और इराक से लिया है। तो ये बहुत सशक्त और बहुत अपने आप को धीरे धीरे सशक्त करते जा रहे हैं। और इन्होंने जो हाथ मिलाया है बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, मेरा अपना दृष्टिकोण ये है कि उनका मकसद ये है, ISI का मकसद ये है कि हम ISIS को फंड करेंगे और तुम यहाँ आतंकवाद फैलाओ, ताकि दोनों के लिए दोनों का मकसद पूरा हो। तो हमको इस थ्रेट को, इस पूरे चीज़ को इस दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा कि ISI कहाँ गेन कर रही है और ISI का मकसद क्या है। और हमको अपना विजिलेंस, हमको अपना इंटेलिजेंस सिस्टम ये और दृढ़ करना पड़ेगा, ताकि जो सामान्य लोग हैं, जो आम जनता है, उनका जान मृत्यु ना हो। लाजमी सी बात है। राजेश जी, आतंक का दंश हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम बड़े देश, विकसित देश देख रहे हैं, देख चुके हैं, लेकिन खासतौर पर भारत के अंदर जिस तरह से आतंकवाद की ये नई पीढ़ियां घुसती चली जा रही हैं, जिस तरह से अब ISIS की एंट्री हुई है, आखिर भारत निशाने पर है क्यों? साजिश क्या है, मंशा क्या है?
नहीं देखिए, मंशा कुछ नहीं। देखिए पाकिस्तान जो है आर्थिक दृष्टि से लेकर सारे किसी भी मामले में गए, वो एक बेचैन देश है, तो भारत को चैन से नहीं रहने देना चाहता। आईएसआई को अपना काम चलाना है, वो अपना मतलब साधना चाहते। उनका मतलब किस में साधेगा कि भारत में उनकी जो है गतिविधियाँ उपद्रव वाली पैदा करें। उन्होंने जिन व्यक्तियों को यहाँ इन्फिल्ट्रेट कराया था वो उनके सबके हाथ काटे जा चुके हैं। आईएसआई के हाथ एक तरह से कट चुके हैं। उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन से लेकर जो सारे सिमी और सब जगह जिससे मदद की थी, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक उनका जो ढांचा है वो डिफंग हो चुका है। तो उधर आईएसआई के ऊपर अमेरिका और जो दूसरे देशों का जो दबाव पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से वो भागकर इस तरफ आएंगे। तो यहाँ आएंगे तो आईएसआई उनको अपने पनाह देने की एवज में अपना काम और अपना मतलब साधना चाहती है। तो ये चीज़ें चलती रहती। इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और आईएसआई जो है वो इस तरह से उनका उपयोग करती आई है। लेकिन सवाल यही है कि लेकिन बड़ा सवाल यह राजेश जी कि आखिर सेफ साइड हिंदुस्तान क्यों दिख रहा है इतने बड़े आतंकी टेरर ग्रुप्स को? इस पर भी हम चर्चा करेंगे।